Brought to you by Edgeless Diagnostics. Edgeless Diagnostics. आप दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, ललन टॉप की टीम से मिलने का बढ़िया मौका है। 21 नवंबर 2023 को समय शाम 6 बजे। कहां? पता नोट कर लीजिए। प्रथम द्वार, सम्राट अशोक उद्यान, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान। मिलने बतियाने का मन हो तो बिल्कुल पहुंच जाइए, स्वागत रहेगा। फिलहाल हम अपने शो की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल हमास जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तारीख 19 नवंबर 2023, तुर्की से निकल भारत आ रहा एक मालवाहक जहाज लाल सागर में दाखिल हुआ। जैसे ही जहाज ने रफ्तार पकड़ी, कैप्टन को रुकने का इशारा मिला। अगले ही पल बंदूकधारियों का एक दल जहाज के अंदर दाखिल हो चुका था। उन्होंने बंदूक दिखाकर कहा, तुम हमारे कब्जे में हो, जो करने को कहा जाए वही करो। वे यमन के हूती विद्रोही थे। 2015 से यमन के अधिकांश हिस्सों पर उनका नियंत्रण है। उनकी अपनी सरकार है, अपनी सेना है, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी की मान्यता नहीं मिली हुई है। जिन्हें मान्यता मिली है, उनके पास हूती विद्रोहियों को रोकने की ताकत नहीं है। खैर, होने को तो ये हाईजैकिंग की एक आम घटना भर हो सकती थी, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। इसका लिंक गाजा में चल रही जंग से जुड़ा है। दरअसल कब्जे के बाद हूती सरकार ने कहा, हमने एक इजरायली जहाज को पकड़ लिया है। अगर गाजा और वेस्ट बैंक में हमला नहीं रोका तो अंजाम बुरा होगा। जो हश्र जहाज का हुआ है वो औरों का भी हो सकता है। तो आज के शो में हम जानेंगे हूती विद्रोहियों ने किसका जहाज पकड़ा और इजराइल ने अब ईरान को धमकी क्यों दी। इजराइल के बाद चलेंगे अर्जेंटीना, बताएंगे घुंघराले बालों वाले ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव कैसे जीत लिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले लाल सागर में जहाज पर कब्जे की बात। आप ये नक्शा देखिए। लाल सागर या रेड सी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में है। उत्तर में इसका सिरा इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला से जुड़ता है। वहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता स्वेज की खाड़ी होते हुए स्वेज नहर की तरफ जाता है, दूसरा अकाबा की खाड़ी होते हुए इजराइल के शहर इलिट की तरफ। लाल सागर के बेसिन में कौन कौन से देश बसे हुए हैं? एशिया महाद्वीप में है सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन और इजराइल। अफ्रीका महाद्वीप में है इजिप्ट, इथियोपिया, जिबूती, सूडान, सोमालिया और इरिट्रिया। इनमें से कुछ के इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, मसलन जॉर्डन, इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया आदि कुछ दोस्ती की गुंजाइश तैयार कर रहे हैं जैसे सऊदी अरब, जबकि कुछ इजराइल को जानी दुश्मन मानते हैं जैसे कि यमन। और जब से वहां पर हूती विद्रोहियों का कंट्रोल हुआ है, रिश्तों में सुधार की उम्मीद नहीं के बराबर हो गई है। तो हूती कौन है? ये जायदी शिया मुस्लिमों का गुट है। इसकी बुनियाद 1990 के दशक में हुसैन बेदरदीन अल हूती ने रखी थी। मकसद था जायदी इस्लाम का पुनर्जागरण। सरकार से उनकी नहीं बनी। यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह ने सेना उतार दी। सितंबर 2004 में सेना ने अल हूती को मार दिया। फिर उनके समर्थकों ने सीधी जंग छेड़ दी। अल हूती के नाम पर इस आंदोलन को नाम मिला हूती विद्रोह और उनके समर्थक कहलाए हूती विद्रोही। 2010 में यमन सरकार ने उनके साथ समझौता कर लिया, युद्ध विराम हो गया। मगर उसी बरस दिसंबर में ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। सालेह को जाना पड़ा। उन्होंने अपने सहयोगी अब्द राबू मंसूर हादी को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन इससे काम नहीं बना। मंसूर हादी के खिलाफ भी असंतोष था। इसका फायदा हूती विद्रोहियों ने उठाया। जनवरी 2015 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर अपना कब्जा कर लिया। मंसूर हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा। फरवरी 2015 में यमन पर हूती विद्रोहियों का कब्जा हो गया। मंसूर हादी भागकर सऊदी अरब के पास गए मदद मांगने। सऊदी अरब को यकीन था कि हूती विद्रोहियों की मदद ईरान कर रहा है। फिर उसने सुन्नी बहुल अरब देशों के साथ गठबंधन सेना बनाई। इनकी मदद की अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने। हूती को ईरान का साथ मिला। ये संघर्ष अब तक चल रहा है। हूती विद्रोहियों की पूरी कहानी क्या है, उनकी शुरुआत कैसे हुई, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो दुनियादारी का एपिसोड देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वापस अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया।
इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू कर दी, ग्राउंड फोर्स भी उतार दी। इस जंग को 44 दिन पूरे हो चुके हैं। शुरुआत में ईरान ने लड़ाई में शामिल होने की धमकी दी थी, लेकिन उसने बयानबाजी से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। इसके बरक्स उसके प्रॉक्सी गुट जरूर एक्टिव हैं, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर झड़प में शामिल है। 31 अक्टूबर को एक बड़ा मोड़ तब आया जब हूती विद्रोहियों ने युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उसी रोज इजराइल की तरफ कुछ मिसाइलें और ड्रोन्स भी दागे। कहा ये हमले गाजा में की जा रही बमबारी के विरोध में किया। इसमें इजराइल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इससे जंग की आग भड़कने का खतरा बढ़ गया था। हालांकि जानकारों ने इस खतरे को कम करके आंका था। कहना ये भी कि यमन और इजराइल के बीच का फासला बहुत अधिक है। उनके पास इतने कारगर हथियार नहीं हैं जो इजराइल को परेशान कर सकें। इसके अलावा उनकी सऊदी अरब से भी लड़ाई चल रही है। वे दूसरे मोर्चे पर जंग नहीं झेल सकते। कुछ दिनों तक सब हो हल्ला शांत रहा। फिर 19 नवंबर को सब कुछ बदल गया। गैलेक्सी लीडर नाम का एक जहाज लाल सागर में दाखिल हुआ। तभी उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगे। जहाज पर रस्सी फेंकी गई। उसके सहारे हूती लड़ाके जहाज में उतरे। उसमें मौजूद 25 लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया। कुछ देर बाद हूती के प्रवक्ता का बयान आया। सुनिए उसने क्या कहा। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيازها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة وتتوقف الجرائم البشعة المستمرة حتى هذه اللحظة على إخواننا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. हूती ने कहा कि हमने एक इजराइल जहाज को पकड़ा है और जब तक इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर जुल्म नहीं रोकता तब तक हम हमला करते रहेंगे। इसके बाद इजराइल ने भी रिएक्ट किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से कहा गया कि ये शिप इजराइल का नहीं है और ना ही क्रू का कोई सदस्य इजरायली नागरिक था। हालांकि उन्होंने इसे ईरानी आतंकवाद का नाम जरूर दिया। कहा कि ईरान फ्री वर्ल्ड के लोगों और ग्लोबल शिपिंग रूट्स के लिए खतरनाक है। अब जहाज की कहानी भी आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज ब्रिटिश कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इजरायली कारोबारी अब्राहम उनगार इस कंपनी में पार्टनर हैं। फिलहाल इसे एक जापानी कंपनी निप्पॉन यूसेन को लीज पर दिया गया था। पब्लिक शिपिंग डेटाबेस के मुताबिक इस जहाज का मालिकाना हक रे कार कैरियर्स कंपनी का है। अब्राहम उनगार इसकी पेरेंट कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि अभी और डिटेल्स का इंतजार है। सनद रहे 2021 में इन्हीं की कंपनी से जुड़े एक जहाज में ओमान की खाड़ी में विस्फोट हुआ था। उस समय भी इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया था। जहाज के क्रू कहाँ के हैं ये भी आपको बताते हैं। NYK के मुताबिक ये लोग फिलीपींस, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया और मेक्सिको के हैं। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज तुर्की से भारत जा रहा था और उसमें कोई सामान लदा हुआ नहीं था। दुनिया भर से इस घटना पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। जापान ने इस घटना की कड़ी निंदा की। वो सऊदी अरब, ओमान और ईरान के साथ संपर्क में है। अमेरिका ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उसने भी अपने पत्ते खोले हैं। अपने पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रहा है। क्रू की जल्द से जल्द रिहाई की मांग भी की है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जहाज का अपहरण कितनी बड़ी घटना है। शिपिंग रूट्स में समुद्री डाकुओं द्वारा जहाज का अपहरण कोई नई बात नहीं है। रेड सी में सोमाली पायरेट्स की दहशत का अपना इतिहास रहा है। समय के साथ ताकतवर देशों ने गश्त बढ़ाई, ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया, सिक्योरिटी को चाक चौबंद किया, तब से इस तरह की घटनाएं कम जरूर हुई हैं। हालांकि पूरी तरह ये रुकी नहीं है। लेकिन गैलेक्सी लीडर का मामला पूरी तरह से अलग है। ये एक ऐसे गुट ने कहा है जो खुद एक देश यमन पर शासन का दावा करता है। उसे एक और देश ईरान से मदद मिलती है जो एक तीसरे देश इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है। उसने कहा है कि हम इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। इजराइल ने भी इस घटना को ईरान से जोड़ा है, इसलिए इसको एक आम अपहरण का मामला नहीं माना जा सकता। ये एक तरह से उकसावे वाली घटना है। इस मसले को विस्तार से समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के पूर्व डीन अश्विनी कुमार मोहापात्रा से बात की। पूछा इस घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्या इजराइल कोई कार्रवाई कर सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
ईरान नहीं चाहेगी एक हमास पूरा की पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि आइडियोलॉजी तो कभी खत्म नहीं होगा। इजराइल की जो ऑक्यूपेशन में इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, जो इसीलिए वो चाहते कि उसको किसी तरह बचा के रखें, जब भी मौका होगा फिर हमास को अपने इजराइल के यूज करें। तो ये पर्पस है कि इजराइल पे दबाव डाला जाए कि आप इस युद्ध समाप्ति नहीं करोगे, सीज फायर नहीं करोगे, तो हम इस तरीका की हरकत करते रहेंगे। क्योंकि ये जैसे ऐसे रिपोर्ट आ रहा है कि जो शिप को पकड़ा गया है, कहीं ना कहीं उसके कंपनी में इजराइल का कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई इजरायली क्या कहते हैं कॉर्पोरेट का, कंपनी का। तो इस तरीका से वो ट्रेड को, उस पे जो ट्रेड रूट को डिस्टर्ब करते रहेंगे। एक इंटरनेशनल प्रेशर डालने के लिए इजराइल के ऊपर जल्दी से युद्ध को विराम दिया जाए, युद्ध को एक शीर्ष। हमने एक्सपर्ट से ये भी पूछा कि इजराइल के लिए रेड सी की कितनी अहमियत है। रेड सी जो है ये आके अरबियन सी से मिलता है, यहाँ पे उसको गल्फ ऑफ एडन कहते हैं। फिर ऊपर जाके अब सुएज कैनाल होता है, जो सुएज कैनाल इजिप्ट के कंट्रोल में है। 19वीं सेंचुरी में एक कैनाल बना, वो आपके रेड सी को ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के साथ मिलाने के लिए, ठीक है। तो एक तरफ से चले जाते हैं जिसको ऊपर जाएंगे गल्फ एडन, अरबियन सी के ऊपर जाएंगे जो उसको सुएज कैनाल पड़ता है, गल्फ ऑफ सुएज कहते हैं। राइट हैंड साइड को एक गल्फ अकाबा है। गल्फ अकाबा जो है, इसके बाद साउदर्न इजराइल आता है जिसमें उसके नाजफ डेजर्ट कहते हैं। ये एक 1960s में इजराइल का एक बेन गुरियन का प्लान था कि वो डेजर्ट के थ्रू में एक शॉर्टकट, एक कैनल बना जाए ईस्टर्न मेडिटेरियन को। तो इजराइल को ये उसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसकी एक प्लान था कि ऐसा हो कि रेड सी को मेडिटेरियन में मिलाएंगे, वो जहाँ पे उस कैनाल के ऊपर इजिप्ट का नहीं कंट्रोल रहेगा कि हमास चाहे तो, क्योंकि हमास जो गाजा पे उस पर कोई डिस्टर्ब कर सकते थे। तो ये जो पूरा जो एक कैनाल प्रोजेक्ट जो था 1960s में इजराइल की, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं रेड सी वो एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस से इजराइल के लिए, है ना। तो क्योंकि उसके जो ट्रेड है वहाँ पे जो ऑयल बैरल्स जो उस पर पास करते हैं, ये कुछ कहना है कि करीब 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एवरी डे पास थ्रू दिस। एक स्ट्रेट है अरबियन सी को लेके, आपके गल्फ ऑफ एडन से ज्वाइन करता है, अरबियन सी से मिलता है, वो बैबल मंडेफ एक स्ट्रेट है। वो स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है आपकी साउदर्न यमन फ्रॉम इथियोपिया एंड इरिट्रिया, अफ्रीका से। तो कहीं ना कहीं इसकी जो ये जो सी है, इसके काफ़ी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहीं से आप जाके फिर मेडिटेरियन के थ्रू फिर नॉर्थ अटलांटिक के जाके यूरोप के साथ मिल सकते हो। वहीं पे ट्रेड रूट आपको मिलेगा स्वेज कैनाल से लेके मुंबई तक, अपना वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी उसमें बिजी ट्रैफिक है शिप की जो है। तो लेकिन परंतु क्या हुआ कि 2014-15 के बाद जो सिविल वॉर यमन में हुआ, वो शाना जो है और जो साउदर्न जो आपकी यमन है उस पे ये हुतीस के कंट्रोल हो गया। हुती एक मतलब सिया कम्युनिटी के बराबर होते, उसको ईरानियन सपोर्ट किया। ये देखोगे तो ये जब से ये करीब 2004 से वहाँ पे जो प्रेसिडेंट शाले थे, जिसको बाद में उनको हटाया गया, उसी के अगेंस्ट में वो फाइट करते रहे। परंतु उनको इस तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता था जैसे सुन्नी ग्रुप को, जो सलाफिस्ट थे, अलकायदा सपोर्टर थे, उनको गल्फ कंट्रीज से सपोर्ट मिलता था। तो हुतीज को बाद में जैसे अरब स्प्रिंग हुआ, ये प्रेसिडेंट साले हट गए, वहाँ पे काफ़ी केओस हुआ, इस पे हुती जो थे उनको सपोर्ट ईरान से मिला। तो ऐसे होते होते 2018 में देखोगे लोग कहना शुरू कि ये थटर बन गया ईरान और सऊदी अरब के कॉन्फ्लिक्ट। हुतीज जो इस जो गाजा पे हो रहा है, गाजा पट्टी पे हो रहा है, इजराइल को अटैक करना, जैसे बीच में मिसाइल छोड़े थे जिसको सऊदी ने उसके इंटरसेप्ट किया, है ना। तो इसकी कहानी, इसके पीछे उनके ये ऑब्जेक्टिव है कि हुतीज इसी पार्ट का है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को, जिसको नसराल्ला ने एक बार कहा, जो हिजबुल्लाह का चीफ है, क्या कि यूनिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स, वो जितने सारे ईरान सपोर्टेड फ्रंट है सबको एक मिल के रहना है ना। जिसको उसका ये इसको कहते हैं कि कॉमरेड इन आर्म्स, कि सारे कॉमरेड है, एक जगह पे उनका मार हो रहा तो दूसरा भी उसके साथ आना चाहिए। तो हुतीस का रिएक्शन जो है
वो कहीं ना कहीं हमास पे जो अटैक हो रहा है, जिस तरीके से इजराइल ने उसको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है गाजा स्ट्रिप में, ये लिंक है। अब इजराइल हमास जंग के अपडेट्स आपको बताते हैं। पहला अपडेट गाजा के अल शिफा अस्पताल से जुड़ा हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। अस्पतालों में रेड के चलते उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। इजराइल का दावा यह है कि हमास अस्पतालों से ऑपरेट करता है। अल शिफा के नीचे कमांड सेंटर होने की बात भी कही गई थी। हालांकि अभी तक आईडीएफ कोई पुष्ट सबूत इस बात के पेश नहीं कर पाया है। इसके चलते संघर्ष विराम और अस्पतालों को छोड़ने की मांग तेज हो रही है। इस बीच 20 नवंबर को आईडीएफ ने अल शिफा की सीसीटीवी फुटेज जारी की। इसमें 2 मरीजों को स्ट्रेचर पर लाते हुए देखा जा सकता है। इजराइल का कहना है कि इजरायली बंधक हैं, उन्हें हमास 7 अक्टूबर को अल शिफा में लेकर आया था किडनैपिंग के बाद। इनमें से एक नोवा मार्चियानी थी। पिछले दिनों नोवा की बॉडी अस्पताल के पास बरामद हुई। ये इस बात का सबूत है कि हमास अस्पताल का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। किसी स्वतंत्र संस्था ने हालांकि सीसीटीवी फुटेज की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। दूसरा अपडेट गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल का है। 20 नवंबर को इंडोनेशिया के फंड से बने एक अस्पताल पर हवाई हमला हुआ। हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि इसमें 12 लोग मारे गए। अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इंडोनेशिया सरकार ने इसकी निंदा की। उधर इजरायली सेना के टैंक भी अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि अंदर आतंकी छिपे हुए हैं, जबकि गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि अंदर मरीज और मेडिकल स्टाफ मेंबर्स हैं। यहां पर भी सबूत अहम होगा। क्या इजराइल कोई और पुख्ता और भरोसेमंद सबूत दिखा पाता है? इसका जवाब जंग की नियति निर्धारित कर सकती है। हमने एक्सपर्ट से पूछा, क्या हॉस्पिटल में मिलिट्री ऑपरेशन चलाना इजराइल के लिए भारी साबित हो रहा है? तो हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार इजराइल ने इस तरीके जिसको कहते हैं ना कि लॉ ऑफ वॉर को वायोलेट किया है और जो ह्यूमैनिटेरियन इशू जो है उसको इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। ये पहले भी कर चुका है ना। और कोई देश होता तो पता नहीं क्या होता, उसको इंटरनेशनल आइसोलेशन होता, बॉयकॉट करते, उसका एक्शन होता। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल पे अमेरिका की सपोर्ट है, इसीलिए कहीं ना कहीं इजराइल इस तरीके से पनिशमेंट से बच जाता है। और क्योंकि अमेरिका उसके सपोर्ट है तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो सबसे लीडिंग इकोनॉमी है वो भी कुछ नहीं करते। तो हॉस्पिटल पे अटैक करना, क्योंकि देखिए अमेरिका अल्साफोर्ट हॉस्पिटल की बात है, मैं जानता हूँ कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस कहता है यस कि हॉस्पिटल के नीचे अंडरग्राउंड टनल है, सुरंग है। तो ये कहना यह होगा सर्टेनिटी नहीं है कि उसमें उनका कमांड स्ट्रक्चर है कि नहीं है, लेकिन परंतु उस पर टनल था। और क्योंकि इस तरीके से जो जिसको कहेंगे ना अर्बन गरेला वेलफेयर में, तो क्योंकि इतना बड़ा एक नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट जो खड़ा कर रहे हैं, तो वो हमारा चाहेगा कि भाई आम जनता भी कहीं ना कहीं उस पर इन्वॉल्व हो, सपोर्ट करे। ये दूसरी बात है कि जिस तरीका से वो अटैक किया साउथ लेबनान ने, एक टेररिस्ट अटैक है, लेकिन परंतु आप देखो कि उसका कॉज जिसके लिए वो फाइट कर रहा है वो तो कह रहा है कि भाई आप एक ऑक्यूपेशन पावर हो, हम उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। तो ये बात है कि हॉस्पिटल में उनकी टनल होगा, वो भी कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ह्यूमन शिल्ड करके सिविलियन को यूज भी करते हैं। अब इंडोनेशिया हॉस्पिटल में क्या है, वो अपने आगे जाके अपना दलील रखेंगे कि भाई इसका अंदर टनल था, नहीं भी था तो बना भी सकते हैं। भाई वो तो अंदर घुस रहा है, वो कुछ भी कर सकते हैं ना कि भाई यहाँ पे था इसीलिए उसने घुसे, इतना सारे सिविलियन के पेशेंट वहां मर गए, डॉक्टर मर गए, वो तो कह सकते हैं। लेकिन ये आप जो कह रहे सही है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपको इस तरीके से परमिट नहीं करता। कभी भी सिविलियन पे अटैक करना, हॉस्पिटल में करना, कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में करना, वो अलाउ नहीं है। परंतु इजराइल ये एविडेंस दे रहा है कि कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, फलाना हो, उसका अंदर हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके अपने ही बेस है, उनके सुरंग है, उनको पे अटैक नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए खतरा रहेगा। इसीलिए वो जस्टिफिकेशन अपना तरफ से दे रहे हैं। इजराइल के हमलों में अब तक गाजा के 13,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 70% महिलाएं और बच्चे हैं। आम नागरिकों के मारे जाने की बात नेतन्याहू ने खुद कबूली है, हालांकि उन्होंने जिम्मेदारी हमास पर लाद दी है। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अर्जेंटीना से। फ्रीडम एडवांसेस पार्टी के हावियर मिले ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने दूसरे राउंड की वोटिंग में सरमिया मासा को हराया। मासा मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री थे। हावियर 10 दिसंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो कौन है हावियर मिले? पिता ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में थे, मां होम मेकर थी।
हावियर अपने बचपन के बारे में बात करना कम पसंद करते हैं। कहा जाता है कि उन्हें घर में शोषण का सामना करना पड़ा, पिता के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं रहे, स्कूल में भी उन्हें बुली किया जाता था। जवानी के दिनों में हावियर ने एक म्यूजिक बैंड में काम किया, एक लोकल फुटबॉल क्लब में वो गोलकीपर रहे, फिर स्पोर्ट्स छोड़कर इकोनॉमिक्स की उन्होंने पढ़ाई की। आगे चलकर कॉर्पोरेशन अमेरिका में चीफ इकोनॉमिस्ट बने। ये अर्जेंटीना की सबसे बड़ी कंपनी है, एयरपोर्ट्स वगैरह ऑपरेट करती है। कुछ समय पहले तक उनकी पहचान टीवी सेलिब्रिटी की थी। इकोनॉमिक एक्सपर्ट के तौर पर टीवी चैनल्स पर वो दिखाई देते थे। 2021 में पहली बार सांसद बने, तब नौकरी छोड़ दी। फिर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की। बेतरतीब घुंघराले बालों वाले हावियर को उनके समर्थक द विग और द क्रेजी के नाम से बुलाते हैं। किसी को उनकी जीत की उम्मीद नहीं थी, मगर नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। वजह क्या रही? अर्जेंटीना साउथ अमेरिका महाद्वीप में बसा है। इस महाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पिछले कुछ वक्त से मुल्क बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई 140% से अधिक हो चुकी है। 40% लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा था। हावियर ने चुटकियों में बदलाव लाने का वायदा किया। डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर मेक अर्जेंटीना ग्रेट अगेन का नारा दिया। चुनाव कैंपेन में इलेक्ट्रिक कटर लेकर घूमे, कहा राष्ट्रपति बनते ही इकोनॉमी को पटरी पर ला दूंगा। उनके वादे पर लोगों ने एतबार दिखाया। दूसरे राउंड में 56% वोट उनके पक्ष में गिरे, मगर कई जानकार कहते हैं ये अर्जेंटीना के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हावियर मिले बड़बोले हैं, अटेंशन पाने के लिए वो कुछ भी कहने और करने के लिए जाने जाते हैं। मसलन वो सेंट्रल बैंक को जलाने की बात कह चुके हैं, यूएस डॉलर को नेशनल करेंसी बनाना चाहते हैं, मानव अंगों की खरीद बिक्री को वैध करना चाहते हैं, अबॉर्शन के अधिकार को छीनने की बात भी वो करते हैं। वो कहते हैं सेक्स एजुकेशन से परिवार बर्बाद हो जाता है। हावियर मिले के और भी कई बड़े कारनामे हैं। अगर कुर्सी संभालने के बाद भी उनका यही रवैया कायम रहा तो अर्जेंटीना को डरने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिग्गज कंपनी ओपन एआई के को-फाउंडर और पूर्व सीईओ सैम अल्टमैन ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया है। वो वहां की एआई रिसर्च टीम को लीड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने इस बात की जानकारी दी। ये पूरा घटनाक्रम नाटकीयता से भरा रहा। 17 नवंबर को ओपन एआई के बोर्ड ने सैम को सीईओ पद से हटा दिया। कहा कि आपने हमारा भरोसा खो दिया है। उनकी जगह पर मीरा मुराती को कुर्सी दी। 19 नवंबर को चर्चा चली कि सैम से सुलह हो गई है, वो वापस सीईओ बन सकते हैं। और फिर कहा गया कि सैम नहीं, अब अमित शेयर कंपनी की कमान संभालेंगे। शेयर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच के सीईओ रह चुके हैं। उन्होंने ओपन एआई संभालने पर खुशी जताई, लेकिन ये भी कहा कि सैम के साथ गलत हुआ। इसके कुछ समय बाद ही सैम के माइक्रोसॉफ्ट जाने की खबर पक्की हो गई। सैम ने 2015 में कुछ साथियों के साथ ओपन एआई की शुरुआत की थी। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने भी पैसा लगाया था। नवंबर 2022 में कंपनी ने चैट जीपीटी लॉन्च की। इसके बाद ओपन एआई की धूम मच गई। सैम इस शोहरत के कैद में थे। उन्हें एआई की दुनिया के सबसे जीनियस लोगों में गिना गया, मगर नवंबर 2023 में कंपनी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ चलते हैं। ये सुर्खी जुड़ी है एक समझौते से। अफ्रीकन यूनियन और कैरेबियन कम्युनिटी यानी कि कैरिकॉम ने औपनिवेशिक देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एयू अफ्रीका के 55 देशों का, जबकि कैरिकॉम कैरेबियन सागर में बसे 20 देशों का संगठन है। 16वीं से 19वीं सदी के बीच अधिकतर देशों को किसी न किसी भारी सत्ता ने उपनिवेश बनाया, उनके लोगों से गुलामी करवाई। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को गुलाम बनाया गया। अब पीड़ित देश अपने पूर्वजों पर हुए अत्याचार का मुआवजा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ हो चुका उसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती, मगर हमसे औपचारिक माफ़ी मांगी जाए, हमारे कर्ज माफ़ किए जाए और हमारे यहाँ हेल्थ और एजुकेशन में निवेश किया जाए। अभी तक औपनिवेशिक देशों ने चुप्पी साध रखी है। एयू और कैरिकॉम यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर लीगल रास्ता खोज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक फंड भी बनाया है। इससे कैंपेन को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज के दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। जाते जाते एक और जरूरी सूचना सुनते जाइए। लल्लन टॉप अड्डा फिर से सज रहा है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कला और कलाकारों का साथ तो रहेगा ही, साथ में लल्लन टॉप की टीम से मिलने का मौका भी होगा। तारीख नोट कर लीजिए, 24 से 26 नवंबर 2023। एंट्री का कोई पैसा नहीं लगेगा, बस ऐप या वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023।
पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।